जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़ चुके हुए हैं। तो अब मैं और समय को ज़्यादा अभी परिचय की कड़ी के रूप में ज़्यादा और समय नहीं देना चाहूँगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक समय हम आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर साहब को दे सकें। तो इसी के साथ में मैं आप सभी को सभी के माध्यम से मिशन की ओर से आदरणीय डॉक्टर यमुना सिंह सर का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आदरणीय डॉक्टर यमुना सिंह सर, जो कि आप एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हैं, और आप परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार से रिटायर्ड हैं, और आप साथ में जो हमारा अचीवर कप फाउंडेशन ग्रुप चलता है, उसके आप अध्यक्ष भी हैं, और हमारे इस मिशन के राष्ट्रीय प्रेरित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन के हमारे आप संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका में भी हैं। तो मैं अब मिशन के माध्यम से सम्मान आदरणीय डॉक्टर यमुना सर को इनवाइट करता हूं कि सर कृपया आप आएं और हम सबको मार्गदर्शित करें। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी साथियों को सादर नमन। आदरणीय अश्विनी पटेल सर, रामपाल जी, राम प्रताप जी, जनार्दन जी, अशोक जी, नीतीश कुमार जी, भारत सिंह सर का भी मैंने संक्षेप में संबोधन सुना, और कई साथी पुष्पेंद्र जी हैं, और मैं आशा करता हूं कि और साथी, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूं। मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो हम सबके अग्रज हैं मित्र और रजदास जी, अलका मधुसूदन मैडम जी हैं, आचार्य प्रवर निरंजन जी आज यात्रा में हैं। कल शाम को हम दोनों लोगों ने बातचीत किया था, तो हो सकता है कि बाद में जुड़े। जुड़ चुके हैं आचार्य निरंजन सिन्हा सर, जुड़ चुके हैं। जी सर। अच्छा। सर एंड आदरणीय पूरन सिंह लोधी सर, मितवर रजदास जी, दिलीप जी, महेंद्र जी, रजन प्रसाद जी, आदरणीय चौधरी सर, पी चौधरी सर। मैं पिछले बार आदरणीय श्याम वर्मा जी को संक्षिप्त में सुना, कुछ उन्होंने क्वेरी रेज किया था, और बहुत सारे साथी जो नियमित रूप से जुड़ते हैं और अपना योगदान देते हैं। सत्या जी दिखाई दिए अभी। मैं सभी साथियों को सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मेरे को इन्हीं आप सबको विदित है 128वीं ये साप्ताहिक बैठक है, तो करीब करीब 3 वर्ष से थोड़ा सा कम है। ये एक लंबी अवधि तो नहीं है। कम अवधि में इतने प्रबुद्ध जनों को एक प्लेटफॉर्म में सुनने का, जानने का, उनके अनुभव को आत्मसात करने का ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा अपनी भूमिका निभा रहा है, और इस यात्रा में सबने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और संचालन का कार्यक्रम आदरणीय कृष्ण कुमार जी हर संचालन में एक नवीनता लेकर के आते हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
साधुवाद देता हूँ कि आप लोग अपना समय देते हैं और भी आदरणीय हेमंत कौशिक सर को मैं देख पा रहा हूँ। तो इस कम अवधि में बहुत महान उपलब्धि इस मंच को मिली है और मैं संक्षेप में इसको दोहराना इसलिए उचित समझता हूँ क्योंकि हमने क्या उपलब्धि हासिल किया वो बताना ज़रूरी है और उसको ध्यान में रख कर के ये इतने कम समय में हम इतना ज़्यादा हासिल किए हैं, क्योंकि जब हम शुरुआत किए थे तो हमको खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि देश के कोने-कोने से इस विधा के मूर्धन सज्जनों का समागम होगा और उनके विचार सुनने का और हम जिस स्तर पर हैं उससे आगे बढ़ने का हमें मौका मिलेगा। और इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि मातृशक्तियों का जुड़ना, ये कल्पना के परे है। मैं कल्पना के परे इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि मातृशक्ति के बारे में लोग बात करने में अपमानित महसूस करते हैं। उनको आगे करने के लिए लगता है कि ये जो है ना बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, हम धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस मंच के माध्यम से मातृशक्तियों का योगदान समाज के लिए और इस मिशन के लिए जो जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं वहाँ दे रही हैं और उनके माध्यम से प्रेरणा लेकर के नई मातृशक्तियाँ जुड़ रही हैं, अलग-अलग विधाओं से हैं। तो ये जो है ना प्लेटफ़ॉर्म, जो मन में एक झिझक थी, उसको दूर करने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। तो मैं इन सारी उपलब्धियों के लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी तक मैं जनार्दन जी का नाम इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि जनार्दन जी हर कार्यक्रम में, ये जब से इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया, इन्होंने जब एक अवधारणा बनाई कि इस कार्यक्रम को करना है और नियमित रूप से करना है और इसके प्रचार प्रसार के लिए वो हरदम इस पे काम करते रहते हैं, अदृश्य शक्ति के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो मैं जनार्दन जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनका ये उत्साह हम सबको एक साथ एक लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत उपयोगी साबित हो रहा है और साबित होगा। हम सब एक साथ मिल कर के आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसमें हमारे जो टॉर्च बियरर हैं, चाहे अश्विनी सर हों या मितवर रजदास जी हों या कौशिक सर हों या आदरणीय ओपी चौधरी सर हों, मैडम अलका मधुसूदन जी हों, दिलीप जी हों, ये सब जो है एक टॉर्च बियरर के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस मिशन को आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका बहुत ही मुखर है, बहुत ही प्रबल है और इनके मार्गदर्शन में युवा शक्ति जो भविष्य हैं, जिनके माध्यम से इस
मिशन को हम आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हैं, तो युवा लोगों का उत्साह देख कर के बहुत बड़ा संतोष होता है। क्योंकि हम इस कार्यक्रम को जहाँ तक ले जा सकते हैं, उसके आगे ये युवा शक्ति है जो इसको आगे बढ़ाएगी। तो इनके उत्साह को देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि मैं सोचता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि, तीसरी उपलब्धि के रूप में युवा शक्तियों का सामने आना और इस कार्यक्रम में योगदान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस पूरे अभियान में अलग-अलग विधा से जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि इनकी विधा केवल संस्कार तक ही सीमित है। ये अलग-अलग अनुभवों से इसमें जो है अलग-अलग विधा, जब मैं बोलता हूँ तो सबका व्यवसाय जो है, प्रोफ़ेशन जो है, कुछ इसमें कानूनविद हैं, कुछ इसमें चिकित्सक हैं, कुछ इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जितने भी विधाओं की हम संकल्पना कर सकते हैं, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये जिसको हम इंटर डिसिप्लिनरी बात करते हैं, तो इंटर डिसिप्लिनरी लोगों का जुड़ना बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है, क्योंकि हर क्षेत्र का इस मिशन को आगे ले जाने में योगदान है और उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होगी। क्योंकि जब हम कोई यात्रा करते हैं तो तरह-तरह की समस्याएँ आती हैं, तो उन समस्याओं के निदान में ये इंटरडिसिप्लिनरी जो मानव संसाधन है, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनका योगदान उत्तरोत्तर बहुत ही उपयोगी होगा। तो उनके उत्साह को भी मैं नमन करता हूँ। इस मिशन के माध्यम से हम सब लोगों ने ये तय किया है कि हम जो कार्यक्रम करते हैं, तो आने वाले समय में उसको एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित करें। तो इसके लिए सब लोगों ने चर्चा करके और निर्णय लिया है कि संस्कारिका पत्रिका को प्रकाशित करेंगे और इसमें काफ़ी कुछ कार्य हो चुका है। इसमें ज़िम्मेदारी राहुल जी निभा रहे हैं और राहुल जी ने काफ़ी सराहनीय काम किया है और आशा है कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने में ये पत्रिका प्रकाशित हो जाएगी, संस्कारिका। और इस पत्रिका में इस विषय के विशेषज्ञ, संस्कार क्षेत्र के जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो टॉर्च बियरर हैं, उनकी उसमें महती भूमिका है, उनका योगदान है और उन्होंने अपने अनुभवों को इसमें संजोने का जो बीड़ा उठाया है। निश्चित रूप से उनके विचार को जन तक इस पत्रिका के माध्यम से पहुंचाने में हमको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। और इस पत्रिका और इस मिशन के पंजीयन के बारे में भी काम काफ़ी चर्चा हो रही है। इसमें आदरणीय ओम प्रकाश चौधरी सर काफ़ी उसमें जो भी जानकारी चाहिए उसके बारे में वो लगे हुए हैं और आदरणीय चौधरी साहब सभी साथियों के मदद से इस कार्यक्रम के निष्पादन में जल्दी ही सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें नामकरण को लेकर के भी चर्चा हुई कि इसका मिशन को किस नाम से पंजीकृत करवाया जाए। तो साथियों ने अपने मत दिए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक बहुत बड़ा कोट है। उन्होंने कहा कि
आप की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। बचपन में उन्होंने अपने कुछ संस्मरण साझा किए कि बचपन में हम देखते थे चिड़ियों को उड़ते हुए, तो कल्पना करते थे कि क्या आदमी भी इतनी ऊँचाई तक उड़ सकता है? और उन्होंने खुद ही इसकी सीख लिया और बाद में उनको हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं और उनकी भूमिका बहुत ही इसमें एक पुरोधा के रूप में उभरी है। तो हम जो कल्पना जो है हमारे कल्पना की उड़ान जो है हमारा लक्ष्य ऊँचा होना चाहिए। मैं अब्दुल कलाम साहब को इसमें इसलिए सम्मिलित कर रहा हूँ कि हमारा लक्ष्य जो है ऊँचा होना चाहिए। ये कलाम साहब का संदेश है और हम इस कार्यक्रम को बहुत ऊँचे लक्ष्य को साधने का प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। चाहे वो इस मंच का नामकरण हो या पत्रिका के नामकरण का हो या इस मंच के रजिस्ट्रेशन की जो बात हो रही थी उसमें भी चर्चा हुई थी। तो ये हुआ कि हमारी कल्पना ऊँची होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य ऊँचा होना चाहिए, तभी तो हम तय कर पाएँगे कि हमारा लक्ष्य इतना है, हम कितना प्राप्त किए और अभी कितना बाकी है। तो ये जो है हमारे जो अलग विविध कार्यक्रम चल रहे हैं और उनकी जो उपलब्धियाँ आज तक जो मिली हैं वो हम शब्दों में बयाँ इसलिए नहीं कर सकते कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि इस विधा से जुड़े हुए इतने मूर्धन्य महापुरुष हैं और आप सब अपने समाज से आते हैं और उनका योगदान समाज को मिल रहा है, मगर छोटे जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के बाहर उनका प्रभाव जो है हम लोगों को खुद भी नहीं मालूम था। खुद आश्चर्य होता है सबसे मिल करके कि इतनी अच्छी विधाएँ हमारे आदमियों, हमारे अग्रजों के पास है और हम लोग अब तक वंचित रहे। तो इस मंच के माध्यम से ये जो विधाओं का आदान-प्रदान हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी और चूँकि इसमें युवा वर्ग अपना उत्साह दिखा रहे हैं, तो सफलता हमको आने वाले समय में लंबे समय तक इसकी हम कल्पना करते हैं कि हम समाज को जिस उद्देश्य के लिए इस मंच के माध्यम से लक्ष्य बना रहे हैं, समाज को बहुत बड़ा इससे योगदान मिलने वाला है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे हम सो रहे हैं और सो करके जब जगते हैं तो हमको अपना जहाँ निवास करते हैं चार दीवार दिखती है, उसके बाहर निकलते हैं तो दिखते हैं कि सूरज का प्रकाश है और जब हम आसमान में देखते हैं तो इतना बड़ा विशाल आसमान दिखता है और जब हम रात में देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड इसमें हमको तारे दिखते हैं, नक्षत्र दिखते हैं, ग्रह, उपग्रह ये हम केवल अपने दृष्टि आँखों से देखते हैं, मगर देख करके उसको कितना आत्मसात करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना उनके बारे में सोचते हैं, तो अधिकांश हम में से अधिकांश मैं भी उनसी में हूँ कि देख करके वहीं पे अपनी जिज्ञासा को समाप्त कर दिया है या कोई मतलब नहीं है। तो लोगों में इस माध्यम से जो एक जिज्ञासा पैदा हो रही है, कि जो आप देखते हैं उसको अपने आँखों से जो देखते हैं तो उसके बारे में चिंतन करिए, मंथन करिए, मनन करिए और सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो वैज्ञानिक सोच
या तर्क जो है लोगों के मन में इस मंच के माध्यम से जो दिया जा रहा है, उनको इसके लिए बार-बार ये संदेश दिया जा रहा है कि आप जो भी है उसको ऐसे ही स्वीकार मत करिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में अव्वल दर्जे में पहुँचे, मगर हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिनके साथ में रहते हैं, उसके बारे में तो हम तर्कशील हो सकते हैं और अपने तर्क के माध्यम से जो भी हमारे सामने है उसको परखने का सतत प्रयास करते रहें। और इस सतत प्रयास का फल है कि हम इतने प्रबुद्ध जनों को देखते हैं जिनके बारे में हम पहले जानते नहीं, जिनके विचार सुनने को मिलता है और लगता है कि इन्होंने कितना अपने क्षेत्र में कितना योगदान दिया है। तो निश्चित है कि ये प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे इसमें मंच में जितने प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं वो प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। अपने आप में ये हर व्यक्ति एक थिंक टैंक है, मगर हम खुद भी नहीं पहचानते थे, हम खुद भी नहीं जानते थे कि हमारे साथ इतने बड़े थिंक टैंक हैं और वो समाज को अपने आप में एक दिशा निर्देश या दिशा देने में उनका पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाने के लिए सक्षम है। तो हम खुद भी नहीं जानते थे, तो हमको उनके मार्गदर्शन का लाभ नहीं मिला। तो ये अभी बहुत अच्छा मंच है कि जिस मंच के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, सुन रहे हैं और सुन करके इन विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके पहले चर्चा हुई थी कि हम लोग फिजिकली कहीं मिलने का प्रावधान करें कि ये मिल सके, तो विचारों का आदान प्रदान और अच्छे से हो सकता है। चूंकि वर्चुअल मोड में तो हम लोग मिलते हैं, और यदि फिजिकली मिल सकें तो मितवर रजदास जी ने अमरकंटक में एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया था और नियमित रूप से वो करवाते रहते हैं। ये जानकारी हमको ही मिली। मैं अमरकंटक तो पहले भी गया हूँ, मैं मितवर रजदास जी के बारे में जानता नहीं था और ये इतना अच्छा कार्यक्रम करवा रहे हैं ये भी मेरे को जानकारी नहीं थी। तो इसके बाद सिंगरौली में एक कार्यक्रम हुआ और ऐसी लोगों ने इच्छा जताई कि इस कार्यक्रम को हम लोग नियमित रूप से संचालित करते रहें। मेरे को जानकारी केवल छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम के बारे में थी, तो मैं खुद को अब इतना अपग्रेड कर लिया हूँ कि ये जान करके मेरे को ये कहने में संकोच नहीं। और हम लोग कूप मंडूक जो है, मैं भी उनमें से एक था, जानते नहीं, जानकारी के अभाव में हम लोग जो है कभी नहीं, अधिकांशतः ऐसा लगता है कि बहुत सारी बाधाएं, हम इनको कैसे पार करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया योगदान इस मंच के माध्यम से समाज के लिए हो रहा है और जगाने का भी काम ये मंच जो है कर रहा है। मैं एक केस स्टडी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं साझा करना चाहता हूँ। और चूंकि इसमें बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और ये संस्कार कितने वर्षों से करवा रहे हैं, तो यदि वो हम कुछ इस पे चर्चा अभी या बाद में जैसा भी कर सकते हैं, तो मैं उसको एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का देना बहुत जरूरी समझ रहा हूँ। चूंकि
मेरी भी कल्पना के परे ये एक ऐसा अनुभव है, मैं साझा करना चाहता हूँ। मैं भी छत्तीसगढ़ गया था और वहाँ पे एक कार्यक्रम था। हमने तो अपने इसमें ये नाम तो सुना था, ये कार्यक्रम में कभी भागीदार हुए नहीं, और मेरे को मालूम भी नहीं इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण का एक निमंत्रण मेरे पास आया था, और उसमें जो है गृह प्रवेश दोनों को साझा सम्मिलित कार्यक्रम था। तो पहले श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन हुआ, फिर गृह प्रवेश हुआ। तो मैं तो पूरे कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया। मेरे को अंत में मैं गया, मगर मेरे को लगा कि जाना चाहिए था। जाना इसलिए नहीं कि हमारी कोई इच्छा उसको सुनने की या उसमें से क्या मिलेगा, मगर अभी भी किस तरह से लोग बाग प्रिमिटिव एज हम बोलते हैं कि कितना हम पता नहीं 50 वर्ष पीछे के हैं, 100 वर्ष पीछे के हैं, या और पीछे के हैं। मेरे को ये टाइम फ्रेम फिक्स करने में थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैं गया, 2 दिन रहा, तो मैं एक ही दिन वो कार्यक्रम देखा। उसमें चूँकि यहाँ पे बहुत ही अनुभवी लोग जुड़े हैं, तो मैं इसीलिए सोचा उस विषय को मैं यहाँ पे साझा करूं, और प्रतिक्रिया भी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो कार्यक्रम तो 1 हफ्ते का था। मैं तो 1 हफ्ते वहाँ रहा नहीं। मैं अंतिम दिन मीन्स जिस दिन गृह प्रवेश था, उस दिन वहाँ पे रात में पहुंचा, तो मैं तो भाग नहीं ले पाया। मेरी जिज्ञासा थी जानने की। तो उसमें जो है कैसे कार्यक्रम रखे गए थे, मैं वो थोड़ा बताना चाह रहा था। पंचतन मात्र सायकाय नमः, निजारूढ़ प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडलाय नमः, चंपका शोक पुन्नाद सौगंधिक लसत कचाय नमः, कुरविंद मणिश्रेणी कनद कोटीर मंडिताय नमः, अष्टमी चंद्र विभ्राजय दलिकस्थल शोभिताय नमः, मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषकाय नमः। उस कार्यक्रम में चढ़ोत्री दिवस भी रखा गया था। क्या भागवत, अब वो चढ़ोत्री दिवस के नाम से वो रिपीट भी 2 दिन रिपीट हुआ, 3 दिन रिपीट हुआ, जाते समय भी रिपीट हुआ। तो उसका क्या उद्देश्य है वो आप सब जानते हैं। मगर मैं हवन की प्रक्रिया देखी। पहली बार मैं सुनने का तो जो सुना था, और ये देखा तो जिनको यजमान बोलते हैं, यजमान की वो उनको बोला गया था कल हवन होगा तो आप को व्रत रहना है। ठीक है, वो पति पत्नी पूरा दिन तो व्रत रहे, और वो हवन का कार्यक्रम जो है 3 बजे से था। गर्मी भी अच्छी थी, मगर वहाँ पे मैं देखा कि ये जो है हवन कुंड जो बनाया गया, और बैठक व्यवस्था के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि उनके जो पुरोहित थे, हेड प्रिस्ट, उनके 4 सहायक थे। तो जो प्रमुख उनके पुरोहित थे वो उसमें भाग नहीं लिए, उनके सहायक आए हवन करवाने के लिए। तो जो यजमान को पीछे बैठा दिया, पति पत्नी, एक टाट की पट्टी दे करके, फिर एक करीब 1 फीट के फासले के बाद उसी के समानांतर दूसरी जो है वो गद्दी लगाई गई, जिसमें हवन करता बैठे। हवन करता जो है उन्हीं
5 सदस्यों में एक थे जो गुरु जी के बताए कि ये उनके सहायक हैं। तो हवन वो कर रहे थे और 2 लोग बैठ कर के मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मंत्रोच्चारण क्या था? वो आहुति देने के लिए जो भी उन्होंने कार्यक्रम वो करवाया, तो वो बोल हवन उनके सहायक ने किया। ये दोनों पति-पत्नी भूखे सवेरे से बैठे रहे और इस आशा में कि वो हवन करेंगे, मगर उनको हवन करने नहीं दिया गया। और ये कार्यक्रम मैंने खुद देखा, तो वहाँ पे और लोग थे, तो मैं चर्चा किया, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये हवन जो कर रहे हैं तो इनको तो नहीं करने दिया जा रहा है, ये दूसरे आदमी उनके सहायक कर रहे हैं। इसके आगे मैं ये पूछा कि हवन करने से मिलता क्या है? पुण्य मिलता है क्या? तो बोले हाँ, उसी के लिए तो करते हैं। मैं आपस में जो हमारे साथ बैठे थे उनसे चर्चा किया, तो बोले हाँ, पुण्य, सारा पुण्य तो इसी में है। तो फिर मैं बोला कि ये जो हवन करता है, जो यजमान है, जो इतना पैसा खर्च करता है और पूरा इन्होंने कार्यक्रम किया इतने दिन तक, 1 हफ्ते, और ये जो सुने तो पूरा पुण्य उनको मिलेगा और हवन वाले को सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो बोले हाँ। तो हम बोले इनको क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? तो उनके मन में बोले हाँ यार, मैं भी पहली बार देख, यहाँ से लोगों के मन में शंका पैदा हुई। बोले हाँ, मैं पहली बार मैं भी देख रहा हूँ, क्यों नहीं करने दे रहे हैं इनको? तो हम बोले हमको तो हम तो ये किसी को जानते नहीं, आप पूछिए जो इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं, तो इन्होंने क्यों जो है यजमान को अपने हवन नहीं करने दिया, उनका सहायक ही हवन कर रहा है। इसका मतलब है जो 5-7 दिन या कार्यक्रम के तो पूरा पुण्य ये ले जाएंगे, तो आपको क्या बचेगा? मैंने इस भाषा में उनको, तो बोले अरे हाँ। वो आपस में चर्चा होने लगी और फिर जो है अब वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको टोकें। तो कार्यक्रम संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद उसमें जो आरती के लिए उन्होंने बोला ये भाई आरती करना है, तो आरती के लिए जैसा होता है लोग वह गए। उसमें आरती क्या था, वो धन संग्रह की एक प्रक्रिया थी। क्योंकि याद दिला रहे हैं, आरती भेज रहे हैं आप लोगों को, जिसको जितना देना है, जो श्रद्धा है इसमें डाल दीजिए। इसके बाद जो है उनका 5 बजे ये कार्यक्रम करीब 4:45 बजे तक चला। फिर बोले 5 बजे से अभी जो है अगला कार्यक्रम है। अगला कार्यक्रम में उनका क्या है कि बोले कि इसमें अगले कार्यक्रम में तुलसी का उन्होंने रखा था कि तुलसी वर्षा होगी। एक कार्यक्रम हवन हुआ, उसके बाद तुलसी वर्षा। तो अलग से एक जहाँ पे उन्होंने अपना मंच बनाया था, वहाँ फिर लोग गए, हवन के बाद वहाँ गए। इस बीच में अब ये चूंकि मैंने चर्चा छेड़ दिया था कि इतना आप लाखों रुपए खर्च किए होंगे और पुण्य आपका तो 0 हो गया, तो वो पैसा भी ले लिए, आपका धन भी गया, पुण्य भी गया। तो आप काहे को ये सब 1 हफ्ते से कर रहे थे? तो वो इनके हेड प्रीस्ट के पास वो अब ये पहुंच गए। बोले गुरुजी एक मन में शंका हो रही है। तो बोले हाँ बोलिए, क्या शंका है? तो बोले ये बच्चे जो है ने हवन इनको नहीं करने दिए गए, ये तो सवेरे से व्रत हैं गर्मी में, मियाँ बीवी, और इनको पीछे बैठा दिया। तो बाउंड्री वाल थी, बाउंड्री वाल के आगे ये बैठे थे दोनों मियाँ बीवी, और उनके आगे जो है वो उनके जो सहायक थे जो हवन कर रहे थे वो बैठे थे, और उनके फिर दूसरे तरफ वो मंत्रोच्चारण जो कर रहे थे, वो मंत्रोच्चारण क्या था, केवल वो मंत्रोच्चारण बस हर 2 मिनट में हवन करना है। तो ठीक है। अब ये तो बोले हाँ ये तो गलत हो गया। उनके हेड प्रीस्ट ने इनके जो जजमान थे, उनके पिताजी गए, वो अपने बहू और बेटे को ये किए थे। तो बोले अरे गुरुजी वो तो सवेरे से भूखे रहे और इनको हवन भी नहीं करवाए। बोले नहीं, तो गलत हुआ। तो उन्होंने अपने सहायक को बुलाया, तो उनमें से एक सहायक आया
बोले इनको हवन नहीं करने दिया? तो बोले हाँ। तो बोले क्यों? बोले ये तो जनेऊ नहीं पहनते हैं ना, तो बिना जनेऊ जो नहीं पहनता है तो उसको हवन कैसे करवा सकते हैं? अब वो बोले नहीं तो आपको पहना देना चाहिए था जनेऊ, यदि ऐसा है तो। तो वो बोले कि पहनाए तो नहीं, मगर हमने इनसे जो है, हमने इनसे ये वचन ले लिया था, संकल्प इन्होंने मेरे को दे दिया था कि हमारे तरफ से हवन आप करिए। तो अब वो बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो बोले अरे तो बोल रहे हैं कि इन्होंने संकल्प ले लिया था उनसे, तो उन्होंने वो संकल्प जब दे दिया तो इन्होंने हवन कर दिया। तो बोले अरे वो तो मालूम नहीं किसी को कब संकल्प ले लिया। इतने ये बोले हम तो पहले दिन ही संकल्प ले लिए थे, जब ये भागवत पुराण शुरू हुआ तो पहले दिन ही संकल्प ले लिए थे इनसे कि हम ही सब कार्यक्रम करेंगे। तो चूंकि मैं ये दोनों लोगों के संवाद के बीच में था नहीं, तो हम बोले तो फिर उन गुरुजी से आप बोलिए कि जितना खर्चा हुआ वो भी उसका भी संकल्प ही ले ले। तो बोले अरे क्या बताएं, ये तो हम लोग बेवकूफ बन गए। फिर इसके बाद जो है तुलसी का जो इन्होंने कार्यक्रम रखा था कि इसमें जो है तुलसी वर्षा होगी। कैसे वहाँ पे महिलाएं पुरुष सभी थे, तो महिलाओं को विशेष रूप से प्रवचन दिया गया कि आप धर्म के प्रतीक हैं और धर्म जो है आपसे ही है, आप अपना पूरा सिर पे वो रखिए। और उन्होंने सिर पे पल्ला नहीं रखने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो सब वो किया। इसके बाद इन्होंने बोला कि सब हर व्यक्ति कम से कम 101 तुलसी जो है ना दान करेगा। तो तुलसी दान जो है तो बोले एक एक पत्ता करके, तुलसी एक पत्ता नहीं है तो उसका फूल भी कर सकते हैं, डंठल भी कर सकते हैं। उन्होंने सब मिला करके, अब वो इतना तुलसी तो मैं देखा कितना पत्ता तो हर आदमी के पास था नहीं, फिर भी उन्होंने व्याख्या किया। इसके बाद एक 10-15 मिनट ये तुलसी के बारे में उन्होंने लेक्चर दिया और तुलसी दान के क्या क्या पुण्य होते हैं, और बोले एक एक करके अब आप लोग आइए। और उसके साथ देखिए हम बोल नहीं रहे हैं, इसमें तुलसी अकेले नहीं दिया जाता है, इसके साथ है जो है दक्षिणा जिसकी जितनी श्रद्धा हो, 1000, 500 ऐसा करके उन्होंने प्रॉम्प्ट किया। तो एक एक करके वहाँ जा करके ये जो लोग वहाँ पे बैठे थे, बैठा मैं भी था, मैं सब सुन रहा था, तो ये ले जा करके उन्होंने अपना दान दक्षिणा तुलसी जो उन्होंने बोला था कि 101 तुलसी कम से कम होना चाहिए, तो तुलसी के साथ वो दान पैसा ऐसा एक्चुअली उनका मेरे को जैसा लगा उनका तुलसी में इतना रुझान नहीं था जितना दान दक्षिणा में था। तो लोग अपने जेब से निकाल करके वो तुलसी के साथ उनके पास चढ़ाते गए। वहाँ उनका सहायक देख रहा था कि कौन चढ़ा रहा कौन नहीं चढ़ा रहा है, और ऐसे जो है ना, तो मैं तो गया नहीं। पूरी भीड़ जब पंडाल से वहां जा करके वो हो गई तो वो एक एक तुलसी सबको पकड़ाते गए। इन्होंने 101 तुलसी चढ़ाया, उन्होंने प्रसाद में एक एक दान तुलसी का पत्ता लोगों को दिया, और आकर के लोग फिर इधर बैठते गए। तो मैं अकेले बचा, तो लोगों ने बोला अरे आप क्यों नहीं गए? तो हम बोले हो गया, क्या करना है? तो बोले नहीं जाइए आप। चूंकि मैं हैदराबाद से गया था और वहाँ अकेले था, तो हमको भी बोले चलिए चलिए, पकड़ के मेरे को भी ले गए। तो मैं पहले 5 रुपए के एक सिक्का रखा तो वो भी अंदर डाल लिया। मैं बोले तो वहाँ गए, मैं खड़ा होके उनको ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार किया। अब उनका सहायक मेरी ओर देख रहा है और उनके जो हेड प्रीस्ट वो देख रहे हैं, तो वो कुछ वो तुलसी पत्ता भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो करीब एक आधा मिनट के लिए ऐसी स्थिति हो गई कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्यों आया और हम
हमको तो जबरदस्ती भेजा गया था, क्योंकि नहीं जाने से हुक्का पानी भी बंद हो जाता, तो जाना था, इतना दूर से गए थे। तो इसके बाद वो बच्चा जिसको इन्होंने हवन नहीं करने दिया था, वो आया, बोले गुरुजी हैदराबाद से आए हैं, जो हमारे मामा हैं, तो इनको जो है, तो गुरुजी बड़े संकोच होकर के एक उन्होंने मेरे को एप्पल जो और उसके साथ तुलसी का पत्ता दिया। तो बाद में मैं तो आ गया। फिर ये बोले अरे सबसे ज्यादा उन्होंने आपको ही पुण्य दिया, देखे सबको एक एक तुलसी पत्ता दिए हैं, आपको केवल ये दिए हैं, आपको ही केवल इन्होंने फल दिया है, और इतने दिनों से इतना फल आ रहा है। ये जिन्होंने आयोजन किया वो तो रोज ले ही आते थे, उसके अलावा जो लोग जाते थे वो फल लेके जाते थे। किसी को नहीं मालूम, किसी को इन्होंने एक केले का टुकड़ा भी नहीं दिया कि काट कर ही दे दें। तो पहली बार इन्होंने फल प्रसाद के रूप में आपको दिया है। ये लोगों ने वहाँ पे बताया मेरे को, तो बोले कि इतना फल आता है, ये सब खा जाते हैं, पता ही नहीं लग रहा। अब बोले इनका खाना बनाने का, तो बोले कि खाना हमको एक आदमी चाहिए, तो बोले हम एक घर से किसी को लगा देते हैं। बोले नहीं, आपका खाना छुआ हम नहीं खाएंगे, खाना किसी आप बाहर के ब्राह्मण को लेकर के आइए। तो ये जो है बोले हम कहाँ से ले आए? तो बोले अच्छा ठीक है। उनके 5 जो आदमी थे, 1 और 4, तो बोले इन्हीं में एक बनाएगा, इनको खाना बनाने का आप अलग से दे दीजिएगा, हिसाब किताब करिएगा। तो बोले पूरा ये फल खा गए, और इसके बाद खाना भी बनाते थे, बोले इनका चाय भी बनता था। और चूंकि मैं एक ही दिन कार्यक्रम, अंतिम दिन कार्यक्रम में शामिल हुआ, तो इसको जो है मैंने और डिटेल में पूछा। बोले नहीं नहीं, पहली बार फल का प्रसाद उन्होंने आपको ही दिया है, और आज तक इन्होंने नहीं दिया। तो इसके और देखिए, इसमें श्रोता के रूप में श्री वाल्मीकि प्रसाद पटेल जी हैं, और उनकी पत्नी का भी नाम लिखा हुआ है, श्रीमती राजकली पटेल जी, ये आप देखिए। और जो है आपके इस कार्ड में तो उन्हीं का नाम है। हमको तो मालूम भी नहीं कि कार्यक्रम करवा कौन रहा है, ये तो यहाँ पर आकर के मैंने देखा। तो बोले कि हाँ हाँ, फिर मैं इसका सकारात्मक प्रभाव ये बता रहा हूँ कि फिर वाल्मीकि प्रसाद पटेल जी के बारे में बोले अच्छा वो वहाँ के हैं, वो तो सरपंच हैं, वो थोड़ा सा समाज में ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं और राजनीति भी करते हैं, तो वो बुला रहे हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। तो हम बोले बढ़िया है, यहाँ पर भी ऐसे बढ़िया हो सकता था। आप बोलते तो ये जो है ना, किशोरी जी को भी हम लोग आमंत्रित कर सकते थे, या छत्तीसगढ़ से आपको चाहते तो मैं छत्तीसगढ़ से पुरोहित, और हम बोले एक से विद्वान आदमी, और आपके साथ बैठ करके और भी जानकारी आपको देते। तो आप जो है ना ऐसे आदमी को बुलाया कि आप बता रहे हैं कि वहाँ जा नहीं सकते, बोले दूर से ही जो है ना उनके पास आप बैठ नहीं सकते, उनसे बात करने में। कल जो है जब ये चर्चा हुई, तो फिर कल क्या उसी दिन का मैं बताया, अभी दोपहर में हवन के बाद जब हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर आप बड़े डर के उनके पास गए, उनसे ये पूछे, और उसके बाद आगे आपने कुछ चर्चा किया नहीं। तो ये एक इसके बाद जो है अगला दिन जब वो विदाई होने का हुआ, मैं क्या वहाँ पे देखा, इनको 5 को कुर्सी लगा करके, इनके जो हेड प्रिस्ट और 4 उनके सहायक कुर्सी लगा करके, परिवार और उनके जो रिश्तेदार लोग थे उनको फिर थैली भेंट की जा रही है। और थैली में क्या होगा द्रव्य के अलावा? तो हम पूछे अब क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, विदाई दे रहे हैं। ये विदाई समारोह अलग से किए। विदाई समारोह में सब
पेरेंट्स सब लोगों ने उनको विदाई दिया। और इसके बाद फिर जो है उनको 1 घंटा के बाद घर से विदाई हुई। मेरा ये जो है अपना जो अनुभव साझा करने का इस ये उद्देश्य ये है कि चूंकि बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही मूर्धन्य संस्कारक और बड़े अनुभवी, और वो उनकी तो उम्र हमारे इस ग्रुप में जो इतने बड़े बड़े मेधावी संस्कारक हैं, इनकी उम्र उनसे सबकी ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है। इन्होंने ज़्यादा दुनिया देखा है, ज़्यादा समाज देखा है, समाज में रह करके इस विधा को उन्होंने ये विकसित किए हैं और जन कल्याण के लिए इसका प्रचार प्रसार किया है, इसका उपयोग किए हैं। तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, जिस बैकग्राउंड में हम हमारे इस समूह में जुड़े हुए संस्कारक हैं, इनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं तो इस अनुभव में करीब शून्य हूँ, बहुत ही पीछे हूँ, तो मैं अपने आप को उसमें शामिल नहीं करता, मगर मैं आप सबके साथ इस अनुभव को साझा इसलिए करना चाह रहा था कि इसमें कितना यजमान का कल्याण निहित है और कितना ये पुरोहित का कल्याण निहित है। क्या ये कार्यक्रम यजमान के कल्याण के लिए कराया गया था, या इसके जो अलग अलग सोपान हैं, अलग अलग दिन किसी न किसी रूप में इनको ये था कि चढ़ोत्तरी होना है, जाते समय विदाई होना है। तो ये कहाँ तक तार्किक है, कितना इसको हम क्या इसमें कुछ अपनाने लायक है या सब कुछ त्यागने लायक है, ये जो है मैं आज की इस बैठक में, और ये जो रोज हर रविवार को बैठक होती है, इसको मैं धर्म संसद के रूप में आज देख करके ये अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो मैं ये यदि इस विषय में कृष्ण कुमार जी कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहें या बाद में, इसको मैं चाहता हूं कि इतने जो हमारे अनुभवी अग्रज हैं अपनी प्रतिक्रिया इसमें जरूर दें। उनसे ये कितना सहमत हैं या कितना इनको ऐसा लगता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है। यदि ये चीज़ों की जरूरत नहीं है तो हम ये चाहते हैं कि इस मिशन के माध्यम से ये जो अवांछनीय चीज़ें हैं उसको हम अपने इस मिशन में आगे शामिल नहीं करेंगे, चूँकि हमारे युवा और जो साथी हैं, जो टॉर्च बियरर्स हैं, उनके माध्यम से इस पे हम सबको लाभ लेना चाहिए। और जनार्दन जी ने एक बैठक में इन्होंने बोला था कि इनको गैर अनुपातिक जो सम्मान मिलता है, डिसप्रपोर्शनेट रिस्पेक्ट जो है, तो उसकी पराकाष्ठा मैंने देखी कि वो निकलेंगे तो सब दंडवत हो जाएंगे। ये मैं रीवा से आता हूँ, तो बहुत पुराना प्रसंग मेरे का, जब रीवा के महाराजा निकल रहे थे, उस समय मैं MSc का स्टूडेंट था, तो हम साइकिल से जा रहे थे, हमारे साथ में गुरुजी भी थे, तो देखा कि पूरा लोग रोड के दाएं बाएं पूरा जमीन में लौट गए। हम ही 2 लोग थे, हमारे टीचर थे और है कि साइकिल पकड़े हुए हम लोग खड़े थे। तो उसमें से 3-4 लोग और चूक गए थे लौटने में। तो उनके महाराज साहब के मार्तंड सिंह महाराजगिरी तो समाप्त हो गई थी, हम उस समय की बात कर रहे हैं, मगर जनता के मन में जो छाप बचती है ना, उसका प्रभाव मैंने देखा। 3-4 लोग लौट नहीं पाए जमीन में, तो उनके जाने के बाद 4-6 लोग डंडे लेकर के
उनको पीटने लगे। पीटने इसलिए लगे कि वो लौट नहीं पाए थे। महाराजा साहब निकल गए और ये चूक कैसे हो गई, तो हमारे साथ में जो टीचर थे बोले, अरे चलो यमुना सिंह भागते हैं, ये हमारे लोगों के ऊपर भी ये डंडा पड़ सकता है। चूंकि ये लौटे नहीं इसलिए ये डंडा इनको पड़ रहा है। तो ये बहुत पुराना अनुभव था, मैं इसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वहाँ पर भी मैंने देखा कि ये जब निकल रहे हैं तो लोग साष्टांग हो जा रहे हैं, और बाकी लोग ठीक है, आप एक बार नमस्कार कर लिए ठीक है, जरूरी नहीं कि आप वो उनकी छाया भी वहाँ से चल रही है। तो ये प्रिमिटिव एज का है। मैं प्रिमिटिव एज इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइप का मैंने देखा नहीं। मैं मेरे घर में तो मेरे को मैंने तो कभी इस टाइप का वो देखा नहीं कार्यक्रम। ये भागवत पुराण और ये मैंने आज तक नहीं देखा, ना मेरे को मालूम था और ना यही मालूम था कि एक्चुअली इसमें करते क्या है। मैंने उनको अंत में ये बोला कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, ये 10-20 रुपए की किताब मिलेगी, खरीद करके सबको बांट दीजिए, पढ़ लेंगे। वही चीज ये जो है ना, उसके लिए आप 65,000 और लोगों का टाइम बर्बाद किए, और बाकी आपके जो साथी जिनको आप बता रहे हैं कि 25,000 उन्होंने चढ़ोतरी चढ़ाई, किसी ने 21,000 चढ़ाई, हम बोले वो आपने सब बर्बाद कर दिया। किसी नीडी व्यक्ति को आप देते। वो कबीरदास जी ने लिखा है कि औसत ताको दीजिए जाके रोग शरीर। तो ये तो आप जो कर रहे हैं अपने धन का अपव्यय कर रहे हैं और गलत चीज से इनका मन बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये विशेष प्रसंगवश इसको साझा किया हूँ, और इस विषय में मैं अपने यहाँ पे जो अग्रज हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वो बताएं कि क्या इसकी ज़रूरत है। नंबर 1, इसमें से क्या लेने लायक क्या है। मैं तो ये पूछूंगा, ज़रूरत नहीं मैं पूछूंगा, ये मैंने जो अपना अभी अनुभव साझा किया, इसमें से लेने लायक क्या है। कुछ लेने लायक है या सब कुछ त्याग करने लायक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने संबोधन को समाप्त करता हूँ और कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि आगे के कार्यक्रम के लिए वो मंच को संभालें। कृष्ण कुमार जी जी धन्यवाद। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस प्रेरणामयी उद्बोधन के लिए। आपने बहुत सारी बिंदुओं पे बहुत विस्तार से चर्चा की। आपने अभी तक के जो हमारे मिशन की उपलब्धियां थी, उनका क्रियाकलापों का पूरा लेखा जोखा आपने रखा। साथ में भविष्य के लिए हम और इस मिशन के बेहतरी के लिए भविष्य में और क्या कदम उठा सकते हैं, विस्तार पूर्वक आपने सर चर्चा किया। साथ में आपने जिस तरह से बताया कि मातृशक्ति का जिस तरह से हमारे बीच में आना हो रहा है वो एक अद्वितीय है और समाज के लिए एक दृष्टांत का काम करेगी। साथ में आपने बताया सर कि जिस तरह से युवा शक्ति का आगमन हो रहा है हमारे इस मिशन में, उनके उत्साह और उमंग और योगदान को देखते हुए हम लोगों को ज़रूर ये आशा जगती है कि आने वाले समय में हमारे मिशन का कारनामा बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। साथ में सर आपने जिस तरह से बोला कि यहाँ पे लोगों के जो बौद्धिक लोगों का एकत्रीकरण है, जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म में समस्त बौद्धिक लोग आते हैं और अपनी अपनी कर्मठता का यहाँ पे सदुपयोग करके हम सबको मार्गदर्शित करते हैं, ये हमारे मिशन के सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। आपने जिस तरह से इशारा किया कि हमारे हर एक कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण होना चाहिए। निश्चित रूप से दस्तावेज ही आखिरी में सबसे सशक्त हमारा औजार बचता है, जिसके माध्यम से हम भूतकाल में की गई कार्यों का या कि एक भविष्य के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होता है दस्तावेजों के माध्यम से। तो और उसी से हम सीख लेके आगे कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। कार्यक्रमों का दस्तावेजीकरण बहुत नितांत आवश्यक है और इस दिशा में आपके सानिध्य और मार्गदर्शन में बहुत सारा काम हो भी रहा है। सर आपने जिस तरह से बताया
कि इस मिशन को हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से इसको एक बेहतरीन सुंदर सा नाम दिया जाए और उसकी कानूनी बाध्यता के लिए एक इसका पंजीकरण कराया जाए। इस दिशा में आदरणीय डॉक्टर ओपी चौधरी सर के मार्गदर्शन में बहुत सारा काम चल रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे कुछ लक्ष्य हैं, ये हमारी कुछ खूबियाँ हैं जिनको हमने हासिल किया है। साथ में आपने जिस तरह से एक लक्ष्य हासिल करने के लिए एक टारगेट सेट करने की ज़रूरत है। आपने आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का विंग्स ऑफ फायर्स बुक की उसके एक भाग को आपने कोट भी किया कि कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। निश्चित रूप से सर हम सब आपके मार्गदर्शन में ज़रूर अपनी कल्पनाओं को साकार करने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आप जैसे मार्गदर्शक होते हुए निश्चित रूप से हम लोग बहुत शीघ्र ही इन सब विधाओं में पारंगत होंगे और अपनी जिन उद्देश्यों और कल्पनाओं को लेकर देश का मिशन का सृजन किया गया है, बहुत वांछित लक्ष्य की ओर हम अग्रसित हैं भी और बहुत कम समय में हम अपने उद्देश्य को फलीभूत होते हुए देखेंगे। साथ में आपने जिस तरह से यहाँ पे आपने बताया कि विभिन्न प्रकार की रीतियों और विधाओं का आदान प्रदान करने का ये एक सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बहुत सारे साथी आते हैं जो कि विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न समुदाय उसमें विधाओं, रीतियों और परंपराओं को मानने वाले हैं। बट अल्टीमेटली सभी का उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से हम समाज को एक सशक्त रास्ते पे ले चलें, किस तरह से लोगों के बीच में एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण करें, किस तरह हम लोगों को तर्कशील बनाएं, किस तरह से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, विसंगतियाँ, रूढ़ियों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हुए हम लोगों को उनसे बाहर निकालने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपने भविष्य के लिए जो आपने कार्य योजना बताई कि हमारी एक फिजिकल मीटिंग का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे हम फेस टू फेस एक दूसरे से रूबरू हो सकें और अपने विचारधाराओं का एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकें, वो बहुत ही अच्छी पहल है। उसके लिए जैसा आपने बताया कि आदरणीय आचार्य मित्रवर रजाक जी जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में मुख्य उनका आश्रम है, वो एक बेहतर स्थान हो सकता है। और आदरणीय मित्रवर रजाक जी बहुत सारा इस तरह के कार्य करते भी रहते हैं और बहुत सारे मीटिंग्स और पुरोहितों को प्रशिक्षित और मार्गदर्शित करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम लोग एक फिजिकल मीटिंग रखें और सभी साथी उसमें आएँ। और आपने बहुत सारी चीज़ों का सर बहुत बखूबी से वर्णन किया और साथ में जो आपने अपने छत्तीसगढ़ भ्रमण की आपने जो मतलब कहानी जो दृष्टांत आपने यहाँ प्रस्तुत किया सर, वो बिल्कुल हम लोगों को कहीं ना कहीं अंदर तक झकझोर देने वाला है। किस तरह से आज जो हमारा ये शोषणवादी जो समाज रहा है उसमें किस तरह से हम लोगों को यानी बहुजन समाज को वंचित किया गया, उसको शिक्षा ज्ञान से दूर रखा गया, उनको दासत्व की जीवन जिलाया गया और वही मानसिकता जो है अभी वो रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपने मतलब बहुत सारा जो गृह प्रवेश और अपने भागवत पुराण आयोजन से संबंधित जो दृष्टांत आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से उसको सुनने के बाद लगता है कि वास्तव में इसमें हमको बहुत बारीकी में जाके, बहुत अंदर जाके अब बहुत शीघ्र ही उसमें गहन मनन चिंतन करने की ज़रूरत है और वहाँ से जो काम की चीज़ें हैं उसको लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जो अनायास किसी समाज को दिग्भ्रमित करने वाली और अपने मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ने की ज़रूरत है। और आपने सर जिस तरह से बहुत सारा चीज़ों का आपने बताया कि किस तरह से धन का अपव्यय किया जा रहा है और किस तरह से लोग जो है समाज को दिग्भ्रमित करके अपनी श्रेष्ठता को साबित करते हुए आज के समय में भी और एक बहुत बड़ा एक लूट खसोट का माध्यम बना रखा है, उस पर चिंतन और मनन की ज़रूरत है। और साथ में सर आपने जो बात कही है कि संस्कार उन्होंने बताया कि आपका जो हवन वाला पार्ट का आपने उदाहरण दिया कि इसकी अनुमति तो आपने पहले ही दे दी थी, आप चूँकि जनेऊधारी नहीं है इसलिए आपको हवन का अधिकार नहीं है, बट हमने आपसे पहले ही हवन के लिए आपके बिहार में हवन करने का परमिशन ले लिया था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो
है हमारा इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि जो हमारी भाषा है, भाषा में अंतर होने के कारण हम जिस भाषा में शायद उन्होंने बोला भी होगा, वो भाषा हमारे हो सकता है कि जजमान समझ न पा रहे हों। तो सबसे बड़ी बात है कि भविष्य में जितने भी संस्कार होने चाहिए, वो उसी रीजनल लैंग्वेज में होने चाहिए, वो भाषा में होने चाहिए जिस भाषा में वो जजमान उस चीज़ को समझे और वो समझ के उसको आत्मसात करे। तो निश्चित रूप से हमको ज़रूरत है कि हमारे रीजनल लैंग्वेज में कार्यक्रम हो, साथ में जागरूकता का हमारा ये माध्यम बने, किस तरह से हम समाज में वैज्ञानिक सोच लाएं और साथ में जो है अब ये सब काम तभी होगा, इस पे ब्रेक तभी लगने वाला है जब अपने 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 संस्कारक होंगे, अपने प्रवचनकर्ता होंगे, अपने विचारक होंगे, अपने पुरोहित होंगे। जब हम तो उनको कहीं न कहीं जब अपने लोग रहेंगे तो कम से कम हमको दिग्भ्रमित नहीं करेंगे, हमको वो लोट सोट का अड्डा नहीं बनाएंगे और जो भी उनके विचार होंगे वो कहीं न कहीं समाज के लिए हितकारी और जजमान के लिए भी हितकारी होंगे। तो आज जो समाज में हमारी हैसियत रही है, कहीं एकदम से भेड़ बकरी जैसे रही है कि आप जिस भी दिशा में इस समाज को बहुजन समाज को हाँक दीजिए, वो दिशा में वो निकल पड़ता है। तो क्योंकि अब इसमें समाज का बहुत ज़्यादा दोष नहीं है, क्योंकि हमको वो परिवेश ही नहीं मिला, हमको सदैव समाज की मुख्यधारा से वंचित रखा गया, हमारे मानसिक वैज्ञानिक स्तर को, मनोवैज्ञानिक स्तर को ऊपर कभी उठाने का मौका ही नहीं मिला। तो अब चूँकि धीरे धीरे अब समय आ गया है जिसमें हमारे साथी लोग, बहुत सारे प्रबुद्ध साथी लोग निकल के आ रहे हैं, अपनी विचारधाराओं को समाज के बीच में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से समय लगेगा और एक दिन ज़रूर होगा। आपने सब वर्तमान, भूत, भविष्य और सारी चीज़ों को बखूबी आपने एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया। और जो आपने 2 प्रश्न लास्ट में खड़ा किए कि इन सब कार्यक्रमों की क्या ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो किस हद तक है, उससे क्या लेने की ज़रूरत है और क्या छोड़ने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे ज़रूर विश्लेषण किया जाना चाहिए। और अगर किसी साथी का आदरणीय आचार्य, आदरणीय डॉक्टर रमना सर के संबोधन से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको ज़रूर लेंगे। बट अभी इसी विषय में 3 हैंड रेज हुए हैं, तो मैं एक एक करके आपके प्रश्न लूँगा, आप अपने प्रश्न पूछेंगे और डॉक्टर साहब उसका निराकरण करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार पटेल जी, आप अपनी बात रखें। जी सर, नमस्कार सर। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं जैसे साहब ने बोला था कि मतलब हम वहाँ गए और उन्होंने अपने दर्शन नहीं दिए, तो मेरी शादी के बाद मैं पहली बार अमरकंटक गया था पत्नी के साथ में। तो मैं मंदिर के अंदर गया, मेरे परिवार के बाकी सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि हेलो, मैं प्रसाद लेके अंदर गया, लाइन में लगा। जब मंदिर मतलब जहाँ पे प्रतिमा स्थापित थी, मैं उसके सामने पहुंचा, वहाँ एक सामने गेट के बाहर ही पुजारी बैठा था, एक पुजारी अंदर थे। तो जैसे सभी अपने प्रसाद देते, उसके साथ में पैसा देते, तो वो अंदर तक उस प्रसाद को टच कराते और वहां से फिर कुछ साथ में रिटर्न देते। जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रसाद का पोटली तो दे दी उनको, बट पैसे नहीं दिए, 1 रुपया भी मेरे उसमें नहीं था पोटली में, ना उसके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि और कुछ, तो मैंने कहा क्या करना है इसमें और कुछ। उन्होंने बोला और कुछ, 2 बार बोला, फिर बोले आगे बढ़िए। हमने कहा कि इसको भी वो कर दीजिए, बोले नहीं आप आगे बढ़िए, आप कुछ दे नहीं रहे हैं। तो हमने कहा क्या देना है। फिर बगल से एक जो पीछे खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि इसमें कुछ पैसा भी दीजिए। तो हमने कहा कि हमें पैसा देने की क्या जरूरत हुई। उन्होंने बिना पैसे के मतलब हमारा जो भी प्रसाद है, हमने नारियल, लाई, चिवड़ा ये सब लिया हुआ था और वहां तक गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो सर मेरा यही कहना है कि हमें इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। मेरा ये मतलब व्यक्तिगत, जैसे सर ने पूछा कि हमारे इसमें क्या उचित होना चाहिए, तो मेरा तो ये मानना है कि इसके लिए हमें त्याग करना जरूरी है, क्योंकि यदि हम चढ़ावा नहीं देते तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। मतलब वो पत्थर की मूर्ति है और पत्थर की मूर्ति ही रहेगी। यदि हम चढ़ावा देते हैं तो वो देवी बनती है। बस मेरा इतना ही विचार है सर, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निदेश जी। निश्चित रूप से इन्हीं सब विसंगतियों से हम सभी को पार पाना है और मुख्य लड़ाई और जो अपना उद्देश्य है यही है कि
किस तरह से हम इन सब कुरीतियों की संगतियों से बाहर निकलें, ज़रूरत है। निश्चित रूप से समय लगेगा और इसमें अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। हम जब कमिटमेंट कर लेंगे कि नहीं हमको यही करना है, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे शुरू हो जाएँगी। अब मैं आदरणीय जनार्दन गंगवार जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपनी बात रखें। आदरणीय जनार्दन गंगवार जी। आदरणीय जनार्दन गंगवार जी, आपने हैंड रेज़ किया है। ओके, शायद आपके पास तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। आदरणीय राहुल पटेल सर से अनुरोध है कि कृपया सर अपनी बात रखें। आदरणीय राहुल पटेल। धन्यवाद के सर, सभी को जोहार। मैं 3 बातें कहूँगा। एक तो के सर, आपने कहा कि भेड़ चाल वाली बात मैं अनेकों लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि जो आमजन है भेड़ चाल में चलती है। मैं जब हम लोग यह समझ रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर काफी बार डिस्कशन हो चुका है, कई लोगों ने अपने मुंह से कहा है वक्तव्य में, लोगों के चेतना का स्तर अलग अलग है। स्वाभाविक है कि अधिकांश लोग जो हैं वो अपने से सारी चीजें इन्वेंट नहीं करेंगे, मतलब खेती भी करेंगे और इन चीजों को, इसको भेड़ चाल कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, लेकिन यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम लोग को इससे संघर्ष नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, यदि आप या कोई भी यह शिकायत कर रहा है कि लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं उनके पीछे, तो आपको किसने अगुआ बनने से रोका है? ये जो हम लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमारे कुछ प्रबुद्ध जन जुड़े हैं और वो स्वयं उन लोगों को भेड़ चाल में ले चले। मतलब अगर भेड़ चाल कहना है, शब्द कहना है, तो एक यह बात। दूसरा बात कि यमुना सर ने यह बात कहा, दंडवत प्रणाम करने वाला बात। यदि सर आपने दंडवत प्रणाम करने वाली ये जो संस्कृति है, संस्कार है, यह आपने अपने अगल बगल कभी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। बहुत ओकेजनली कभी कभी होता है, या फिर प्रवचन जैसा कोई चीज होता है, भागवत कथा होता है जो कभी कभी होता है, तो निश्चित रूप से समझिए कि बाहर से आई हुई चीजें हैं। ये भारत की इस भारतीय भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति नहीं है। यह इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में बहुत ही आम बात है। और ये लोग वहाँ के लोग, ये संस्कृति वहाँ के, मैं बार बार आदि किसान की तरफ से ये बार बात है, मैं भी कई बार कहा हूँ इस पर। तीसरा बात जो कहना चाहता हूँ, जो के सर ने कहा, मैं चूंकि शुरू से जुड़ा हुआ नहीं था, कि यमुना सर ने लिखी के बारे में कहा रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी मेरे बड़े भाई से कि बाकी जानवरों से आदमी अलग कैसे है। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई आदमी बहुत सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बुद्धिमान है। इनफैक्ट कई जानवर जैसे बिलाव है, पान बना सकते हैं, चिड़िया है, एक से एक घोंसले का डिजाइन कर सकते हैं, आर्किटेक्चर। और जो चींटी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर बीज वो जमीन में गाड़ती है तो उसको दो फाड़ में कर देती है ताकि वो अंकुरे नहीं। किसने उसको बताया? न हम किसी से कुछ जानवरों से तेज दौड़ सकते हैं, न हम बलशाली हैं, न ज्यादा रंगों में देख सकते हैं। यानी बहुत सारे इम्प्लीकेशन। कहाँ अंतर हुआ है? ये जो हमारा अंगूठा है 4 अंगुलियों के अपोजिट में, यहाँ से टूल पकड़ने का शुरुआत हुआ है, लेकिन ये विस्फोट नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन में कहाँ विस्फोट हुआ है, ये देखिए। ऐसे इसको समझिए कि बहुत सारे जानवर बहुत सारे नई चीजें करते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग सीखते हैं, लेकिन फिर चीजें भुला दी जाती हैं। और हर बार उनके समूह को, उनके जाति को, मान लीजिए चिंपांजी है या बाघ है या जो भी है, उनके समूह के नए ऑफस्प्रिंग को स्वयं से इन्वेंट करना पड़ता है, हर बार जीरो से। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यही कारण है कि जहाँ भी अभी भी बिल्कुल ही अनछुए आदिवासी लोग हैं, वो अभी भी बहुत पीछे हैं, लेकिन बाकी समाज आगे है। क्यों है? जब से हमने लिखित फॉर्म में चीजों को करना शुरू किया, तो अब हमारी आने वाली जनरेशन जो है, पीछे वालों के कार्य के ऊपर अपना कार्य करती है। हर बार जीरो से इन्वेंट नहीं करना पड़ता है। जब हम लोग, ये बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है, तो हम लोग इसको समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ भी जो कुछ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहे तो एवरी टाइम विल बिल्ड अप, ना कि जीरो से बार बार शुरू करें। यही 3 चीज मैं कहना चाहता था। धन्यवाद, जोहार सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार।